Hello students, I am Praveen Jangir and you are watching my video on the topic management process at my YouTube channel Competitive Exam Guruji. And first of all, I pray to God to make you healthy in this COVID-19 pandemic situation. Today we are going to discuss about management process. And beta, this is the second chapter of BST for 12th class commerce. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं और मैनेजमेंट प्रोसेस में आने वाले मैनेजरियल जो फंक्शंस हैं उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा मैनेजमेंट प्रोसेस को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिरकार प्रोसेस होती क्या है। बेटा प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज और फंक्शंस दैट इज टू बी फॉलोड टू अचीव समथिंग। बेटा किसी भी चीज को हमें पाना है या किसी भी कार्य को हमें करना है तो उस कार्य को करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम फंक्शंस करते हैं या एक्टिविटीज करते हैं या उस काम को फिनिश करने के लिए हम जो भी सब्सिडियरी के रूप में जो भी काम करते हैं उन सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज या फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोसेस बोलते हैं। चलिए बेटा इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो बेटा प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है और वो है टी के रिगार्डिंग, मतलब चाय कैसे बनाते हैं। तो बेटा जब भी हम चाय बनाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप हम कुछ काम करते हैं जिससे कि वो चाय बेहतर तरीके से बने। तो बेटा चाय बनाने के लिए भी एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप्स जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम पानी गर्म करेंगे, फिर उसमें कुछ चीनी डालेंगे और उसके बाद में चाय की कुछ पत्तियां उसमें मिक्स करेंगे, उसके बाद में हम जिंजर डालेंगे, अदरक डाला जाता है और फिर उसके बाद में हम मिल्क को मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं बेटा, उस मिक्सचर को कुछ देर के लिए और उबालते हैं और उसके बाद में उस मिक्सचर को हम चालनी के या छलनी के थ्रू हम छान लेते हैं और इस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस में चाय बहुत ही बेहतर तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। यदि बेटा आपने चाय बनाने के दौरान प्रॉपर स्टेप्स का फॉलो किया है तो वो चाय बेटा बहुत बढ़िया तरीके से बनती है। यदि आपने इन स्टेप्स को आगे पीछे कर दिया तो बेटा चाय उतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी जितनी बननी चाहिए। तो बेटा इसी चीज को समझने के बाद में अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। बेटा मैनेजर जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना, फंक्शंस का एक सिस्टमेटिक ग्रुप होता है। कौन होता है बेटा? मैनेजमेंट प्रोसेस दैट आर टू बी डन फॉर अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ताकि बेटा ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं ना, प्रॉफिट कमाना, अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक रन करना, अपनी गुडविल बढ़ाना, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं। इनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अचीव कर सकते हैं। किसके थ्रू बेटा? मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू। तो बेटा आपको क्या समझ में आया? मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजरियल जो फंक्शंस होते हैं, मैनेजर्स लोग जो काम करते हैं उनका एक ग्रुप होता है। बेटा मैनेजर्स को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं लेकिन कोई भी मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन कामों को या उन फंक्शंस को एक प्रॉपर तरीके से करता है। पहले प्लानिंग करेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेगा और इसी तरह से मैनेजरियल जो फंक्शंस हैं चलते रहते हैं। तो उनको सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप अगर एक मैनेजर उन कामों को कर रहा है तो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं वो आप टाइम पे अचीव कर पाओगे और कम खर्चे में भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हो। अब बेटा हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट प्रोसेस के दौरान एक मैनेजर कौन कौन से फंक्शन करता है जो कि स्टेप बाय स्टेप उसे करने ही होते हैं। तो बेटा ये कुछ 5 फंक्शंस हैं, इनको मेन फंक्शन कहा गया है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। तो बेटा ये जितने भी मैंने 5 काम बताए हैं वो सारे के सारे बेटा स्टेप बाय स्टेप करने होंगे। कोई भी मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले प्लानिंग करेगा, उसके बाद में ऑर्गेनाइज करेगा, फिर डायरेक्टिंग करेगा, कोऑर्डिनेशन और फिर कंट्रोलिंग। बेटा किसी भी मैनेजर ने पहले कंट्रोलिंग कर लिया तो भी मैनेजमेंट प्रोसेस पूरा नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही होगा। इन मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में, हो सकता है कि ये जो वीडियो है बेटा मैं कल ही YouTube पर अपलोड कर दूं, चांसेस तो यही बनते हैं। तो हम इन 5 फंक्शंस को डिटेल से आगे आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे बेटा। तो बेटा मैनेजमेंट प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने के बाद में उसको और डीपली समझने के लिए मैनेजमेंट प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना होगा। तो बेटा इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंटिन्यूअस या डायनेमिक प्रोसेस। तो बेटा मैनेजमेंट जो प्रोसेस होती है ना, मैनेजर लोग जो भी मैनेजमेंट करने के लिए काम करते हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है बेटा। ये ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर चलती रहती है। बेटा कंटिन्यूअस और डायनेमिक दोनों का मतलब एक ही है, लगातार चलने वाली प्रोसेस।
इसी तरह से सेकंड है बेटा ह्यूमन प्रोसेस। बेटा वही बात जो हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन प्रोसेस या फिर ह्यूमन एक्टिविटी, तो सेम वैसे ही है बेटा। जो मैनेजमेंट प्रोसेस है ना बेटा, ये एक ह्यूमन प्रोसेस है, मतलब इसको कोई ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग कौन है बेटा? मैनेजर्स। मैनेजमेंट प्रोसेस करने का जो काम है वो कोई एनिमल या क्रिएचर नहीं कर सकता बेटा। तो बेटा इसी तरह से यदि हम मैनेजमेंट प्रोसेस का जो थर्ड फीचर है वो है सोशल प्रोसेस, उसको पढ़ें तो पता चलता है बेटा कि मैनेजमेंट प्रोसेस इज डन फॉर सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। बेटा सोशल प्रोसेस इसलिए है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसको सोसाइटी की हेल्प लेनी पड़ती है, और यहाँ पर सोसाइटी कौन है? कस्टमर्स। स्पेशली जो कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पर सोसाइटी बिजनेसमैन के लिए कहा गया है। तो बेटा ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है या मैनेजमेंट को करने के दौरान जो मैनेजर लोग जो भी फंक्शन करते हैं वो केवल और केवल उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम मैक्सिमम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। फोर्थ पॉइंट है बेटा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट प्रोसेस को अपनाने का मकसद होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको हम टाइम पर अचीव कर सकें, ताकि हमारे जो रिजल्ट निकलेंगे आफ्टर वन फाइनेंशियल ईयर वो बेहतर हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फिफ्थ पॉइंट है बेटा यूनिवर्सल प्रोसेस। जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो हर तरह के बिजनेस में अप्लाई किया जाता है, चाहे से वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, या फिर वो बिजनेस कहीं पर भी चलाया जा रहा हो, हर तरह के बिजनेस में मैनेजमेंट प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में समझाया गया जो टॉपिक था मैनेजमेंट प्रोसेस वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बेटा प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप कमेंट करना चाहते हैं कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो बेटा जरूर आप कमेंट करिएगा। मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे बेटा। मैनेजर्स के फंक्शंस को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन और सेकंड है बेटा सेकेंडरी फंक्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये पहले देख लेते हैं बेटा कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेटा प्राइमरी फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग आता है, जबकि सेकेंडरी फंक्शन में डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये 5 फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में क्या डिफरेंस है। बेटा प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं ना वो केवल और केवल मैनेजर्स लोग ही करते हैं, जबकि जो सेकेंडरी फंक्शन है वो मैनेजर भी कर सकते हैं। यदि मैनेजर के पास में ओवरलोड है काम का तो वो अपने सबऑर्डिनेट से भी वो काम करवा सकते हैं। और प्राइमरी जो फंक्शन है बेटा वो एक मैनेजर को रोजाना जब वो अपने ऑफिस में जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम को जब घर लौट के आता है तो सुबह से लेकर शाम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करता है वो होते हैं बेटा प्राइमरी फंक्शन। ये तो रोजाना उसे करने ही होंगे, जबकि जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं जरूरी नहीं है कि वो रोजाना करें। सेकेंडरी फंक्शंस मैनेजर के द्वारा कभी कभार ही किए जाते हैं। तो चलिए बेटा आज के इस वीडियो में हम प्राइमरी फंक्शंस को डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम प्राइमरी फंक्शंस की मीनिंग देख लेते हैं। बेटा मैं फिर दोबारा इस वीडियो में कह रहा हूं आपको कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस है ना इनकी जो मीनिंग है या इनके बारे में डिटेल से आपको यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, केवल इसी वीडियो में आपको हर चीज को बारीकी से समझाया जाएगा। तो चलिए बेटा जो प्राइमरी फंक्शन की मीनिंग होती है वो ये है कि द मेन फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर आर कॉल्ड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शन होते हैं, मतलब यूं कह लो कि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो मुख्य काम करता है, जो मेन जो काम करता है, उन्हीं मेन काम को हम क्या बोलते हैं बेटा प्राइमरी फंक्शंस। अब इसकी थोड़ी सी हम फीचर्स देखें तो फर्स्ट है बेटा दीज आर सच फंक्शंस फॉर विच ए मैनेजर इज नोन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा एक मैनेजर अपने जिन कामों से पहचाना जाता है कि जिनको एक नॉर्मल पर्सन भी पहचाने कि ये पर्सन मैनेजर है या नहीं है, तो ऐसे काम इस प्राइमरी फंक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं बेटा। सेकंड है दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मैनेजर्स एवरी डे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्राइमरी फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोजाना उसे करने पड़ते हैं। तो चलिए बेटा अब देख लेते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस में मैनेजर्स के कौन कौन से फंक्शंस को इंक्लूड किया गया है। तो बेटा प्राइमरी फंक्शंस में जो पहला फंक्शन होता है मैनेजर्स का वो है बेटा प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एडवांस में सोच लेना। प्रेजेंट में रहकर आप फ्यूचर के बारे में चीजें सोचते हो तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा प्लानिंग। तो प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, कि भाई भविष्य में हमें क्या करना है उसके बारे में आज ही सोचना, वही कहलाता है बेटा प्लानिंग। अब प्लानिंग वाले जो काम होते हैं मैनेजर्स के, उनमें मैनेजर्स कौन कौन से काम करता है? तो बेटा प्लानिंग में केवल और केवल मैनेजर सोचता है। और वो क्या क्या चीजें सोचता है? तो देखिए फर्स्ट है व्हाट इज टू बी डन,
क्या करना है, व्हाई इट इज टू बी डन, और इस काम को क्यों करना है, हाउ इट इज टू बी डन, ये जो काम है या जो हमारा बिजनेस में हम जो नया काम शुरू कर रहे हैं वो हम कैसे कर पाएंगे, हु विल डू इट, और इस काम को कौन कर पाएगा, व्हेन इट इज टू बी डन, और इस काम को हम कब शुरुआत करेंगे, वेयर इट इज टू बी डन, और फिर इसमें ये डिसाइड किया जाता है बेटा कि जो भी काम होगा वो कौन से एरिया में जाकर हम करें कि हमें जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बेसिक हमें जो सुविधाएं हैं हमारे बिजनेस को, वो आसानी से मिल पाए बेटा। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट रिसोर्सेज लिविंग और नॉन लिविंग फॉर डूइंग प्लान्ड वर्क इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो बेटा ध्यान से समझना इस चीज को कि सबसे पहले जो मैनेजर काम करते हैं वो है प्लानिंग, मतलब पहले ही सोच लेते हैं कि हमें काम करना है। अब वो काम हम किसकी मदद से करेंगे, तो जितने भी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो रिसोर्सेज चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लिविंग का मतलब अपना स्टाफ, और नॉन लिविंग का मतलब होता है बेटा बिल्डिंग, मशीनरी और ये जो लैंड वगैरह है, इनकी व्यवस्था कैसे करनी है। तो कुछ इस तरह के ही काम एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता है। तो बेटा अब हम देखते हैं कि मैनेजर्स जो लोग हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग के दौरान कौन कौन से काम करते हैं। तो बेटा फर्स्ट इसमें है अरेंजिंग रिसोर्सेज। हमने एक बार प्लान कर लिया, अब हमें उन रिसोर्सेज की व्यवस्था करनी है जिनके बलबूते पर हम हमारा बिजनेस चलाएंगे। फिर सेकंड होगा डिवीजन ऑफ वर्क, और बेटा प्लान्ड वर्क को पूरा करने के लिए हमारे पास में जो भी काम होगा उसको हम छोटे छोटे भागों में बांटेंगे ताकि वो जल्दी काम हो जाए। मेकिंग डिपार्टमेंट्स, इसी तरह से हमारा बिजनेस शुरू करना है हमें तो उसके लिए डिपार्टमेंट्स भी बनाने होंगे। डिटरमाइनिंग जॉब पोजीशन, उन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो उनका जॉब लेवल क्या होगा, उनकी पोजीशंस को फिक्स करना, और जब एम्प्लॉयज की जॉब फिक्स हो जाए तो फिर उनको ड्यूटी वगैरह देना कि भाई आपका काम ये है, आपको ये काम करना होगा। और इसी तरह से डिटरमाइनिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जब कोई भी एम्प्लॉय अपनी पोजीशन पर बैठकर काम करता है तो फिर उसे ये बताया जाता है कि आपकी अथॉरिटी ये होगी और आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एम्प्लॉयज के प्रति ये बनेगी। अब जैसे बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक फोटो डाली है। बेटा ये जो फोटो है वो मेरे कोचिंग की है। मैं बेटा अपने गांव में ही एक छोटी सी कोचिंग चलाता हूँ। 10-11 सालों से मैंने 2009 में अपनी कोचिंग की शुरुआत की थी। तो जब मैंने कोचिंग की शुरुआत की थी तो मुझे भी बेटा ऑर्गेनाइजिंग करना था चीज़ों का। मतलब यदि मैं टीचिंग का जॉब कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी जिसमें मैं पेपर बना सकता हूँ। इसके बाद में मुझे प्रिंटर की जरूरत पड़ती है ताकि मैं बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, प्रिंटेड जो क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह से मुझे किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी यदि मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो बेटा इसके साथ ही मुझे बोर्ड की जरूरत है, फैन की भी जरूरत रहेगी, एक डेस्क चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक कुर्सी चाहिए। तो बेटा ये चीजें जो मैं कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ इन चीजों को, तो बेटा ये मेरा कौन सा काम होगा मेरी कोचिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग वाला। आप बेटा जरूर बताएंगे कि मेरी कोचिंग का इंटीरियर जो डिजाइन है वो आपको कैसा लगा, प्लीज जरूर बताइएगा। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हमें बिजनेस चलाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए प्लानिंग करने के बाद में हमने जो भी प्लानिंग की है बेटा उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज को अरेंज करना होगा। वो हमने ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन था उसमें देख लिया। अब बेटा जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो सब आकर आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं। अब उनको मोटिवेट भी तो करना होगा ना, गाइडिंग भी करना होगा, इंस्ट्रक्शन भी देने होंगे। तो बेटा कुछ इस तरह का ही काम डायरेक्टिंग वाले फंक्शन में होता है। तो बेटा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको समय समय पर गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि उन एम्प्लॉयज को पता चल जाए कि भाई आप लोग यानी कि जो आपका बिजनेस है आपके एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन रख रखा है, कि आपसे वो किस तरह से काम करवाना चाहता है। अब हम बात करते हैं बेटा कि एक मैनेजर जो है वो डायरेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से काम करता है। तो बेटा फर्स्ट है इसमें इंस्ट्रक्टिंग सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट। तो बेटा इन तीनों का मतलब यही है कि जो भी सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज वगैरह ऑफिस में बैठकर, डिपार्टमेंट्स में बैठकर काम कर रहे हैं तो बेटा उनको इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेट करना समय समय पर, और उनको सुपरवाइज करना जो एम्प्लॉयज हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस्टेब्लिशिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, और वहां पर लड़ाई झगड़े न हो, उनके लिए पॉजिटिव माहौल तैयार करना, और इंड्यूसिंग देम डूइंग वर्क इन डिजायर्ड वे, और उनको इस तरह से इंड्यूस करना, मनाना या प्रेरित करना कि वो आपकी इच्छा अनुसार काम कर पाए। तो बेटा ये 4-5 ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो कि एक मैनेजर को अपने डायरेक्शन के अंतर्गत करने पड़ते हैं। अब अगर हम बेटा बात करें कंट्रोलिंग की, तो बेटा कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना,
कंपेयर करना और जहाँ कहीं भी कोई गलती मिल जाए उसको करेक्ट करना, सुधार करना। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं एक मैनेजर को अपने कंट्रोलिंग के अंडर करने पड़ते हैं बेटा। तो बेटा इसमें क्या है कि जो मैनेजर लोग हैं ये देखते हैं कि जो हमने पहले से ही एक गोल फिक्स किया था क्या हम उस गोल को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। और जो गोल हमने पहले ही फिक्स कर लिया है ना बेटा, उसको हम यहाँ पर कहेंगे स्टैंडर्ड वर्क। और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस 1 साल बाद में निकल के आती है वो देखा जाता है। तो जो एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड यानी कि पूरे साल भर तक जो हमने काम किया और जो हमने पहले डिसाइड कर रखा था 1 साल पहले कि भाई हमें ये गोल अचीव करना है, तो फिर लास्ट में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या वास्तव में हमने जो शुरुआत में सोचा था कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, क्या हम कमा पाए। तो बेटा अगर नहीं कमा पाए तो उसमें वेरिएशंस क्या है, मतलब उसमें क्या अंतर आया, इस अंतर के कारण को जानकर और जो वेरिएशंस होते हैं उनको हम हटाते हैं बेटा। तो देख लेते हैं बेटा मैनेजर्स जो लोग हैं वो कंट्रोलिंग के अंदर कौन कौन से काम करते हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ बेटा, अभी बताया था ना मैंने कि एक फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही कुछ गोल फिक्स कर दिए जाते हैं, उनको हम स्टैंडर्ड जो वर्क है या स्टैंडर्ड गोल कहते हैं। मेजरिंग एक्चुअल वर्क, फिर पूरे साल भर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं जो उनका एक्चुअल वर्क होता है उनकी नापाजोखी की जाती है। और थर्ड है बेटा कंपेयर एक्चुअल वर्क विद स्टैंडर्ड वर्क, जो हमने पहले गोल फिक्स किया था और जो एक्चुअल जो काम है उसमें कंपेयर करते हैं। फिर फोर्थ होता है बेटा फाइंडिंग डेविएशन, और उन दोनों में जो भी अंतर आया, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि आपने पहले ये डिसाइड किया था कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या बेटा, केवल 8 लाख रुपीस का ही हमने प्रॉफिट कमाया। तो ये जो 2 लाख रुपए का डेविएशन आया है, जो डिफरेंस आया है, उसको हम बेटा कोशिश ये करते हैं कि अगले साल इतना कम प्रॉफिट हम नहीं कमाएं, और इस तरह से हम इस डेविएशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं करेक्टिव मेजरमेंट अपनाकर। अब यदि बेटा हम मैनेजर्स के प्राइमरी फंक्शंस के लास्ट फंक्शन की बात करें ना बेटा, तो वो है बेटा कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा हिंदी में होता है तालमेल बनाए रखना। तो बेटा यहाँ पे तालमेल किस में बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में तालमेल बनाना ही बेटा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो बेटा यदि इसकी मीनिंग देखें तो वो है कोऑर्डिनेशन मीन्स टू एस्टेब्लिश हार्मनी अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, परचेजिंग डिपार्टमेंट हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ, इनोवेशन डिपार्टमेंट हुआ, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट हुआ। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बेटा। वो डिपेंड करता है बेटा, यदि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो फिर उसमें डिपार्टमेंट्स की संख्या भी कम होगी, और यदि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उसमें डिपार्टमेंट्स की संख्या भी ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा डिपार्टमेंट्स की संख्या होगी तो उनमें कन्फ्लिक्ट्स या उनमें लड़ाई झगड़े होने की संभावना ज्यादा रहेगी। होता ही है बेटा ऑर्गेनाइजेशन में कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प नहीं करता इन्फॉर्मेशन देने में या उससे इन्फॉर्मेशन लेने में। तो इसीलिए बेटा एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके बीच में तालमेल बैठाया जा सके। इसीलिए बेटा कोऑर्डिनेशन को अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है बेटा। बेटा ये मैनेजमेंट की आत्मा होती है, कौन, कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी बाकी 4 फंक्शंस थे कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरे हैं। यदि एक मैनेजर ने चारों काम कर लिए, अपने जो 4 फंक्शंस पूरे कंप्लीट कर लिए, लेकिन बेटा उन चारों कामों में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं बैठेगा, तो वो चारों काम बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटा कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बेटा ये देख लेते हैं कि एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है बेटा इसमें एस्टेब्लिशिंग यूनिटी इन एम्प्लॉइज, कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो बहुत से एम्प्लॉइज हैं उनकी एक्टिविटीज में यूनिटी लाना। मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करें, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की बात कही जाती है हमेशा। तो बेटा वो सब एम्प्लॉयज मिलजुल कर इस तरह से काम करें कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, प्रॉफिट कमाना, स्टेबिलिटी बनाए रखना, ये जो सारे गोल हैं ना बेटा वो हम टाइमली अचीव कर लें। सेकेंड है बेटा यूनिटी इन डिपार्टमेंट्स। तो बेटा जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। अब जरा सोचो बेटा, यदि सेल्स डिपार्टमेंट हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि हमारी सेल इतनी हुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को अधूरी इन्फॉर्मेशन मिली। इसी तरह से यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, तो परचेज डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में हमें रॉ मटेरियल जो है वो कितना परचेज करना है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो बेटा इसी तरह से ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में तालमेल बनाए रखना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है बेटा। इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं, जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, वो आपको समझ में आए या नहीं आए। यदि बेटा समझ में आ रहे हैं तो बेटा वीडियो को जरूर लाइक करना, नहीं समझ में आ रहे हैं
तो बेटा डिसलाइक जरूर करो, लेकिन उसका रीजन जो है ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना बेटा। मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि है बेटा डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग कि सेकेंडरी फंक्शन किसे कहते हैं। तो बेटा ऑल द फंक्शंस रादर देन द प्राइमरी फंक्शंस आर कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन। भाई सीधी सी बात है, जो प्राइमरी फंक्शंस थे ना उनके अलावा जो 5 बचे हुए फंक्शंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी फंक्शंस बोलते हैं बेटा। अब इसके कुछ फीचर्स देखें, मतलब सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं। तो हमें बेटा फर्स्ट पॉइंट में पता चलता है दीज फंक्शंस आर हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग प्राइमरी फंक्शंस। तो बेटा जो मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस थे वो भी बेटा 5 ही थे ना, तो उन 5 फंक्शंस को करते समय जो फंक्शंस इन प्राइमरी फंक्शंस को करने के दौरान हेल्प करते हैं वो फंक्शंस सेकेंडरी फंक्शंस में इंक्लूड किए जाते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट है बेटा दीज फंक्शंस में बी परफॉर्म्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने बेटा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी फंक्शंस मैनेजर लोग ही करते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस बेटा मैनेजर लोग भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वो चाहें तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना के और वो सेकेंडरी जो फंक्शंस है उस डिपार्टमेंट के हवाले कर सकते हैं। मतलब ये हुआ बेटा उनको ये राइट दिया जाता है कि भाई ये फंक्शंस है तो हमारे मैनेजर लेवल के, लेकिन अलग से डिपार्टमेंट बना दिया तो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो उन सेकेंडरी फंक्शंस को करते हैं बेटा। सेकेंडरी फंक्शंस में आने वाला जो फर्स्ट फंक्शन है या पहला जो काम है सेकेंडरी फंक्शन का वो है बेटा डिसीजन मेकिंग। तो बेटा सबसे पहले ये देखते हैं हम कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है बेटा। सिंपल सी बात है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए। अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने के दौरान आपको काफी सारे आपके सामने अल्टरनेटिव्स दिखेंगे बेटा। अल्टरनेटिव का मतलब होता है बेटा विकल्प। तो कुल मिलाकर बात ये हुई बेटा कि डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। तो बेटा जितने भी हमारे पास में विकल्प मौजूद होते हैं, जितने भी अल्टरनेटिव हैं, उन सभी अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसीजन मेकिंग। अब जो मैनेजर के कुछ काम होते हैं, जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है तो उसके अंडर में जितने भी मैनेजर्स काम करते हैं ना, तो वो कुछ काम बेटा इस तरह से हैं। फाइंडिंग प्रॉब्लम्स, यदि आपको किसी चीज पर डिसीजन लेना है तो बेटा डिसीजन तभी लिया जाता है जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ढूंढना, टेकिंग एक्शन ऑन प्रॉब्लम्स, और जैसे प्रॉब्लम का पता चला तो बेटा हम उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा। अब इसका सॉल्यूशन बेटा अल्टरनेटिव्स के थ्रू मिलता है। तो फिर थर्ड फंक्शन क्या हो जाता है बेटा मैनेजर्स का, फाइंडिंग अल्टरनेटिव्स। मतलब इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें अल्टरनेटिव्स के थ्रू ढूंढना ही होगा। तो जितने भी हमारे पास में विकल्प मौजूद होते हैं जिनकी हेल्प से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, तो उन अल्टरनेटिव्स को ढूंढा जाता है। और लास्ट में होता है बेटा जो चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। जो भी अल्टरनेटिव बेस्ट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, उस अल्टरनेटिव को चुना जाता है। तो बेटा स्क्रीन पर जो आपको ये 4 फंक्शंस दिख रहे हैं ना, ये चारों फंक्शंस डिसीजन मेकिंग के अंडर किए जाते हैं बेटा। इसी तरह से बेटा यदि सेकंड वाला सेकेंडरी फंक्शन देखें तो वो है बेटा स्टाफिंग। तो बेटा स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन को अपॉइंट करना, राइट क्वालिफिकेशन के साथ में राइट जॉब उसको प्रोवाइड करवाना। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग का मतलब ये मान सकते हो आप कि ऑर्गेनाइजेशन में यदि एम्प्लॉयज की कमी है तो एम्प्लॉयज की भर्ती करना, एक तरह से भर्ती करने को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग के दौरान बेटा मैनेजर को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, तो वो कुछ काम इस तरह से हैं। इनवाइटिंग जॉब एप्लीकेशंस, कि जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनकी जॉब एप्लीकेशन को इनवाइट करना, और जितने भी जॉब एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से बेस्ट जो एप्लीकेंट है उसको चुनना, और फिर चुनने के बाद में बेटा उसकी जो जॉब पोजीशन है, मतलब वो पर्सन किस डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इस तरह की जॉब पोजीशन उसके लिए चुनना होता है। और जॉब पोजीशन चुनने के बाद में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद में उस एम्प्लॉय को उनकी ड्यूटीज वगैरह दे दी जाती है कि भाई आपको ये काम करना होगा। और लास्ट में बेटा उनको ये भी बता दिया जाता है कि आपकी अथॉरिटीज ये होंगी और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी। तो ये जो सारे 6 काम लिखे हुए हैं ना बेटा, वो एक मैनेजर को स्टाफिंग के दौरान करने होते हैं। इसी तरह से थर्ड वाला सेकेंडरी फंक्शन है बेटा इनोवेशन। तो बेटा इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम इसकी मीनिंग को पढ़ते हैं। तो बेटा इनोवेशन मीन्स टू डिस्कवर न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स। नई नई जो तकनीक है, नए नए जो तरीके हैं उनको डिस्कवर करना, उनको खोजना, टू डू द बिजनेस करने के लिए, सो दैट ताकि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू इट्स कस्टमर्स।
ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन या जो एक बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाए। इसके लिए बेटा एक मैनेजर को इनोवेशन भी करना होता है, मतलब नई चीज़ों को खोजना, नई तकनीकों का विकास करना, ये सब काम बेटा बिजनेस के लॉन्ग टर्म के फायदे के लिए किए जाते हैं। तो बेटा इनोवेशन के अंडर में एक मैनेजर को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, तो देखो आपको जैसे अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके लिए एक मैनेजर को 3 काम करने पड़ते हैं बेटा। तो फर्स्ट जो काम है वो है टू मेक R&D डिपार्टमेंट। बेटा R&D का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो बेटा मेनली जो इनोवेशन का काम होता है ना, नई नई टेक्नोलॉजी को खोजना, नई मेथड इजाद करना, तो ये सारे काम कौन से डिपार्टमेंट करते हैं? R&D डिपार्टमेंट। इसकी फुल फॉर्म है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फिर वो डिपार्टमेंट क्या काम करता है? टू रिसर्च न्यू मेथड्स एंड टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। नए नए तरीकों को इजाद करना, नए नए तरीके बताना, ताकि उन तरीकों में ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा भी कम आए, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो और जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएं। और इसी तरह से डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। जैसा कि बच्चों आपको पता है आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, और इनोवेशन के जो टॉपिक को है ना बेटा, मैंने आपको पिछले वीडियोस में, शायद 2 या 3 वीडियो से पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको ये इनोवेशन वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक, तो बेटा उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और बेटा इसी तरह से यदि हम 4th वाले सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो बेटा वो होता है कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं बेटा। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ व्यूज, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। तो बेटा सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बिजनेस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में एक तरफ तो मैनेजमेंट वाले काम करते हैं और दूसरी तरफ एम्प्लॉइज काम करते हैं। एम्प्लॉइज को हम बेटा सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो बेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या जो उनके विचार हैं, उनके सजेशंस हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, वो मैनेजमेंट से एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज से मैनेजमेंट को पहुंचानी पड़ती है। तो मतलब एक तरह से हो गया इन्फॉर्मेशन सही समय पर अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजना, ये काम होता है मैनेजमेंट का। और एम्प्लॉइज के कुछ सजेशंस होते हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स होती है वो जो हायर अथॉरिटीज हैं या जो मैनेजर्स लोग हैं उनको भेजी जाती है, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन टाइम रहते हुए कर दें। अब बेटा आपको ये जानना होगा कि एक मैनेजर जो होता है वो कम्युनिकेशन के अंडर में आने वाले कौन कौन से काम करता है। तो फर्स्ट है बेटा ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, मतलब जो भी सूचनाएं होती है सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉइज के लिए उनको आदान प्रदान करना, गिविंग ऑर्डर्स और टाइम टाइम पर जो भी काम करवाना है उसके लिए या उससे संबंधित या उसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन करना, टेकिंग सजेशंस। इसी के साथ में यदि सबऑर्डिनेट्स कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं चीजें तो उन सजेशंस को एक्सेप्ट करना, और एम्प्लॉइज के बीच में या डिपार्टमेंट्स के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिजोल्व करना। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो एक मैनेजर को कम्युनिकेशन के अंडर में करने पड़ते हैं बेटा। और लास्ट सेकेंडरी फंक्शन है बेटा रिप्रेजेंटेशन। बेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल डीलिंग विद आउटसाइड ग्रुप्स। तो बेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक मैनेजर बाहरी लोगों से जब मिले तो वो अपने बिजनेस की तरफ से उनके साथ में कैसा डील करता है, इसे ही हम बोलते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन। बेटा आपको पता है ना कि जो बिजनेस है या जो बिल्डिंग है या जो जिस भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद चल फिर तो सकता नहीं है, तो उसकी तरफ से कोई ना कोई डील करने वाला होना ही चाहिए आउटसाइडर से, या जो बाहरी जो लोग हैं उनके साथ में डील करने वाला तो होना ही चाहिए। तो उनके साथ में डील करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है बेटा? एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो अपने बिजनेस की तरफ से जो भी काम होते हैं वो कर पाए और बाहरी लोगों को ये पता चल सके कि भाई हाँ उस फर्म की तरफ से या उस कंपनी की तरफ से या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बंदा यहाँ पे आया हुआ है। तो बेटा इसी काम को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा रिप्रेजेंटेशन के दौरान मैनेजर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं? तो फर्स्ट है बेटा टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप। अभी जो गुड रिलेशनशिप है वो किसके साथ मेंटेन करता है? आउटसाइडर्स से। मतलब कहीं पे भी मीटिंग में जाना हो तो उनके साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखना। और बेटा सेकंड जो काम होता है ना एक मैनेजर का, वो होता है मीटिंग्स को अटेंड करना समय समय पर। और थर्ड काम है टू कीप इन टच विद यूनियंस, और जो भी वहाँ पे लेबर्स लोग हैं और जितने भी यूनियंस हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं उनके साथ में कॉन्टेक्ट बनाए रखना। तो बेटा कुछ इस तरह से ये सेकेंडरी फंक्शंस थे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। And beta, if you like my teaching through this type of presentation, then please beta like the video, share the needy one. If you have understood each and every topic, then you can subscribe. And if you have any type of query, then you can ask me freely.
फॉर दिस पर्पज यू हैव टू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स कि जब एक मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो किस तरह के कार्य उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए करता है। तो बेटा अब आप ये मुझे मत कह देना कि सर आपने वो जो फंक्शंस थे, मैनेजर के जो कार्य थे, आपने अच्छी तरह से समझा दिए थे, तो सर आज ये कौन से फंक्शन पढ़ा रहे हैं। बेटा मैनेजमेंट फंक्शन और मैनेजरियल जो रोल है वो बेटा दोनों सेम चीज है, लेकिन उनमें थोड़ा सा लाइटली डिफरेंस है, और वही डिफरेंस बेटा मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। फिलहाल तो बेटा हम बात करते हैं मैनेजरियल रोल की। बेटा मैनेजरियल रोल के बारे में बात करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि रोल एक्चुअल में होता क्या है बेटा। तो रोल का मतलब होता है ए सेट ऑफ वर्क टू बी डन दैट इज एक्सपेक्टेड बाय अदर्स फ्रॉम एनीवन। तो बेटा रोल का मतलब ये होता है कि जो भी आप काम करने वाले हो उन सभी कामों का एक सेट या एक ग्रुप होता है जो कि आपसे कोई दूसरा व्यक्ति उम्मीद करता है कि आप इस तरह के काम करेंगे। अब यदि बेटा मैनेजरियल रोल के बारे में बात करें तो बेटा मैनेजरियल रोल मीन्स ए सेट ऑफ वर्क टू बी एक्चुअली डन बाय मैनेजर्स दैट इज एक्सपेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा बात वही है ना जो रोल की डेफिनेशन थी, या जो रोल का जो हमने अभी मीनिंग देखा था, तो उससे मिलती जुलती ही मैनेजरियल रोल की मीनिंग है बेटा। बस फर्क यहाँ पे ये है कि जो भी काम एक मैनेजर एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए करता है, या जिन कामों की उम्मीद वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, वहाँ का जो ऑनर है, या जो आउटसाइडर जो पार्टीज हैं, वो उससे एक्सपेक्ट करती हैं कि ये मैनेजर इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए इस तरह से काम करेगा, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजरियल रोल। तो कहने का मतलब ये है बेटा व्हाट मैनेजर्स एक्चुअली डू इज कॉल्ड मैनेजरियल रोल। तो बेटा एक्चुअल में एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जो भी काम करता है वही क्या कहलाते हैं बेटा, मैनेजरियल रोल। अब बेटा जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कह दिया था कि मैनेजमेंट फंक्शन और मैनेजरियल जो रोल है उन दोनों में थोड़ा सा हल्का फुल्का सा फर्क है। बाकी मैनेजमेंट फंक्शन और मैनेजमेंट रोल का मतलब यही है। और मतलब क्या है बेटा कि मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करता है वही मैनेजमेंट फंक्शन कहलाते हैं, वही मैनेजमेंट रोल होते हैं। लेकिन बेटा एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करता है, इसको लेकर दो अप्रोचेज हमारे सामने आती हैं बेटा। एक तो अप्रोच है बेटा मैनेजरियल फंक्शन अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है बेटा मैनेजरियल रोल अप्रोच। तो मैनेजरियल जो फंक्शन अप्रोच है ना, वो ये कहता है कि जो एक मैनेजर होता है वो मेनली 5 काम करता है बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जबकि मैनेजरियल रोल वाली जो अप्रोच है ना बेटा, वो ये कहती है कि एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 तरह के काम करता है, या यूं कह लीजिए कि 10 तरह के रोल वो प्ले करता है। और इस अप्रोच को बेटा हम मिन्सबर्ग अप्रोच भी कहते हैं। अगर हम बात करें मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में तो बेटा वो हमें पहले से पता है कि मैनेजर्स लोग जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 तरह के फंक्शन करते हैं। लेकिन फिर बाद में जो मिन्सबर्ग है उसने अपनी तरफ से 10 फंक्शन और बता दिए मैनेजर्स के कि भाई ये 10 फंक्शन होते हैं, और उन्होंने इन 10 फंक्शंस को फंक्शंस का नाम न देकर और रोल का नाम दे दिया बेटा। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं कि मैनेजर के जो रोल्स हैं वो कितने हैं, यानी कि जो मैनेजर 10 तरह के रोल प्ले करता है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। वैसे तो बेटा अब हमें पता चल चुका है कि भाई मैनेजर के कितने रोल्स हैं, 10 रोल होते हैं बेटा। तो ये जो 10 रोल्स हैं इनको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जो कि प्रोफेसर हेनरी मिन्सबर्ग ने दिए थे। और वो है बेटा, फर्स्ट है बेटा इंटरपर्सनल रोल, सेकंड है इंफॉर्मेशनल रोल, थर्ड है बेटा डिसीजनल रोल्स। तो बेटा इस वीडियो में आज हम इंटरपर्सनल रोल, जो कि जो फर्स्ट रोल कहा गया है यहाँ पे मैनेजर्स का, उसी के बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे बेटा। तो चलिए बेटा हम देख लेते हैं पहले कि इंटरपर्सनल रोल क्या होते हैं। तो बेटा यदि हम बात करें कि इंटरपर्सनल रोल होता क्या है, तो इसकी अगर हम मीनिंग पढ़ना शुरू करें तो वो बेटा कुछ इस तरह से है, द रोल इन विच ए मैनेजर मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप विद ऑल द सबऑर्डिनेट्स एंड आउटसाइडर्स इज कॉल्ड इंटरपर्सनल रोल। तो बेटा इंटरपर्सनल रोल के तहत एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट और बिजनेस से जो बाहर के आउटसाइडर लोग हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है। और इसी रोल को या इसी तरह के जो काम होते हैं मैनेजर के, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरपर्सनल रोल। अब आगे जाकर हम ये देखेंगे बेटा कि एक मैनेजर इंटरपर्सनल रोल किस तरह से प्ले करता है। तो बेटा इंटरपर्सनल रोल को भी हमने आगे जाकर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हाँ तो बेटा अगर हम फर्स्ट इंटरपर्सनल रोल की बात करें तो बेटा फर्स्ट है द फिगर हेड रोल। तो बेटा ये फिगर हेड रोल होता क्या है, व्हेन ए मैनेजर प्लेज रोल ऑफ द हेड और चीफ
with subordinates of the organization which is friendly in nature is called the figurehead role। तो बेटा इस रोल के अंतर्गत एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ में एक हेड के रूप में पेश आता है। मतलब ये है बेटा कि एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को ये शो करता है कि भाई देखो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ, चीफ हूँ मैं, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। लेकिन बेटा इसी के साथ में जो भी वो अपनी बातें मनवाता है वो एक फ्रेंडली तरीके से मनवाता है। मतलब सबऑर्डिनेट्स को ये भी फील नहीं हो कि भाई ये तो हमारा बॉस बन के बैठ गया हो। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फिगर हेड रोल। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि एक मैनेजर जो होता है फिगर हेड रोल के अंतर्गत वो अपने एम्प्लॉयज के साथ में घुल मिलकर काम करता है, वहां पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाता है। लेकिन बेटा साथ ही साथ मैनेजर ये भी ध्यान रखता है कि सबऑर्डिनेट उसे हल्के में न ले। इसके साथ में मैनेजर ये भी ध्यान रखता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस न करे। तो बेटा इसके बाद हम बात करते हैं कि एक मैनेजर को फिगर हेड रोल के अंतर्गत कौन से काम करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है बेटा टू मेक गुड बॉन्डेशन विद सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट्स के साथ में घुल मिलकर काम करना। सेकेंड है टू कीप इन माइंड दैट देयर शुड बी ए गैप हेड एंड सबऑर्डिनेट पोजीशन। तो बेटा इस चीज का भी मैनेजर ध्यान रखता है कि ठीक है घुल मिलकर काम कर लेते हैं, फ्रेंडली एटीट्यूड भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में एक गैप भी होना चाहिए कि भाई सबऑर्डिनेट को ये पता होना चाहिए कि मैं उनका हेड भी हूँ। यदि इंटरपर्सनल रोल में एक मैनेजर का जो सेकंड रोल होता है ना, द लीडर रोल, उसके बारे में बात करें तो बेटा व्हेन ए मैनेजर प्लेज ए रोल ऑफ एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स देन इट इज कॉल्ड द लीडर रोल। तो बेटा इस रोल में एक मैनेजर क्या काम करता है, अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको वो एनकरेज करता है काम करने के लिए, मोटिवेट करता है, मतलब उनको प्रोत्साहित करता है कि आपको काम इस तरह से करना होगा, इस तरह से काम करोगे तो टाइम भी कम लगेगा। तो बेटा लीडरशिप का अगर वो रोल प्ले कर रहा है ना कोई भी मैनेजर, तो उसे क्या काम करने होते हैं। तो बेटा फर्स्ट है मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स, जैसा कि हमने इसकी मीनिंग में देख लिया था बेटा। तो मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि वो अपने नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको समय समय पर मोटिवेट करता रहता है और उनको एनकरेज भी करता है बेटा, ताकि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कम टाइम में अचीव कर सके। अब इसी तरह से यदि हम थर्ड रोल की बात करें तो बेटा थर्ड रोल है द लाइजन रोल। बेटा इसकी मीनिंग कुछ इस तरह से है कि व्हेन ए मैनेजर प्लेज ए रोल ऑफ डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स। बेटा जब भी एक मैनेजर जो बाहर के लोग हैं उनके साथ में गुड रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के काम को बेटा मैनेजर का लाइजन रोल कहा जाता है। अब बेटा यहाँ पे आउटसाइडर्स कौन है, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेस मीटिंग्स वगैरह। तो ये जो सब चीजें हैं ये बिजनेस के लिए आउटसाइडर्स कहलाते हैं बेटा। तो बेटा इनके साथ में भी अच्छा तालमेल बैठा के रखना पड़ता है ताकि अपना बिजनेस करते समय आगे भविष्य में बिजनेस को कोई नुकसान न पहुंचे। तो बेटा इसके अंतर्गत वो कौन कौन से काम करता है। पहला काम उसका होता है बेटा मेंटेन ए नेटवर्क ऑफ कॉन्टेक्ट्स। जो आउटसाइडर है, जो इंपॉर्टेंट पर्संस है, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ में कॉन्टेक्ट बनाए रखना। और सेकंड होता है बेटा कीप इन टच विद आउटसाइडर इन्फॉर्मर्स। और जो बाहर के जो लोग हैं, इन्फॉर्मर हैं, उनके साथ में भी वो टच में रहते हैं ताकि समय समय पर बिजनेस से बाहर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, किस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, मार्केट सिचुएशन कैसी है, ऐसी सूचना पहुंचाने वाले लोगों के साथ में वो कांटेक्ट बनाए रखता है बेटा। इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, ये जो दो तरह के रोल होते हैं ना एक मैनेजर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशनल जो रोल है वो क्या होता है बेटा एक मैनेजर का। द रोल इन विच ए मैनेजर कलेक्ट्स, disseminates various business related information and data is called informational role। इसका मतलब ये है बेटा कि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि बिजनेस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद में डिससेमिनेट करता है। डिससेमिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों पार्टीज में उन इंफॉर्मेशन को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह का रोल या जो इस तरह के जो काम होते हैं वो मैनेजर के इंफॉर्मेशनल रोल में आते हैं बेटा। अब बेटा जो इंफॉर्मेशनल रोल जब एक मैनेजर प्ले करता है तो उसके अंडर में वो 3 तरह के काम करता है। तो बेटा अब हम उन 3 कामों के बारे में देखेंगे, या यूं कह लेते हैं कि इंफॉर्मेशनल जो रोल है उसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें बेटा फर्स्ट टाइप है द मॉनिटर रोल। तो बेटा ये मॉनिटर रोल क्या होता है, व्हेन ए मैनेजर प्लेज रोल ऑफ सर्चिंग एंड कलेक्टिंग वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेड्स इज कॉल्ड द मॉनिटर रोल। तो बेटा एक मैनेजर
मॉनिटर रोल जब अपना प्ले कर रहा होता है तो इस रोल के अंडर में उसे बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि भाई अब बिजनेस में क्या चेंजेस करने होंगे, बिजनेस के सामने अब कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बिजनेस के लिए कौन सी चीजें खतरे वाली हैं, तो ये सारी जो डेंजरस चीजें हैं, पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो चीजें हैं, उनसे रिलेटेड बेटा वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में वो सर्च करता है और उन इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है बेटा। जब एक मैनेजर मॉनिटर रोल प्ले करता है तो बेटा उसे एक काम करना होता है और वो काम होता है बेटा सर्चिंग एंड कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स एंड न्यूज मीडिया। तो बेटा अपने बिजनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होते हैं, उनके बारे में वो सर्च करता है और ऐसे डेटा को वो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं या फिर न्यूज मीडिया जो है उनके थ्रू वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बेटा। अब यदि बेटा हम इंफॉर्मेशन रोल में आने वाला जो सेकंड रोल है ना, द डिससेमिनेटर रोल, उसके बारे में बात करें तो बेटा व्हेन ए मैनेजर प्लेज ए रोल ऑफ प्रोवाइडिंग कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू द सबऑर्डिनेट्स देन इट इज कॉल्ड द डिससेमिनेटर रोल। बेटा एक मैनेजर को जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी उसके लिए वो मॉनिटर रोल प्ले करता है। अब जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, बिजनेस में ही काम करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है। मतलब उन्हें वो इंफॉर्मेशन बताता है कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी चीजें पॉजिटिव हैं, कौन सी नेगेटिव हैं। तो ये जितनी भी इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बता देता है बेटा। तो इसी रोल को हम क्या बोलते हैं? डिससेमिनेटर रोल। अब बेटा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि एक जो मैनेजर होता है वो डिससेमिनेटर रोल में आने वाले जितने भी काम होते हैं वो किसके थ्रू करता है? तो बेटा अगर उसे अपनी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी तो उसे इसके लिए सर्कुलर लेटर, बेटा ऐसा लेटर होता है जो सभी डिपार्टमेंट में एक साथ भेजा जाए, उसे हम बोलते हैं सर्कुलर लेटर। और या फिर हो सकता है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ले अपने कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर हो सकता है कि इंटरनेट के माध्यम से ईमेल का यूज करके और जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है या डेटा है या जो भी थ्रेड्स है कंपनी के बारे में या जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट देता है बेटा। इसी तरह से बेटा इंफॉर्मेशनल रोल में जो एक मैनेजर थर्ड अपना रोल प्ले करता है उसको बोलते हैं बेटा स्पोक्स पर्सन रोल। बेटा जब भी एक मैनेजर अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उनकी प्लानिंग होती है, पॉलिसीज या फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं जो अपने बिजनेस के, वो जब आउटसाइड पार्टीज को बताता है तो इसी रोल को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पोक्स पर्सन रोल। यदि हम इसकी मीनिंग भी देखें तो वो कुछ इस तरह से है बेटा, when a manager plays a role of telling organizational planning, policies and financial results to the external parties, then it is called the spokesperson role। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था बेटा कि यदि वो बिजनेस के प्लान के बारे में, बिजनेस की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा बिजनेस का, तो ये सारी चीजें यदि वो बिजनेस के बाहरी लोगों को बताता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पोक्स पर्सन रोल। अब बेटा एक मैनेजर को ये भी ध्यान रखना होगा कि आउटसाइडर पार्टीज को बिजनेस के प्लान के बारे में कैसे बताया जाए। तो बेटा इसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी की हेल्प लेता है बेटा। अगर बेटा अब बात करें अपन डिसीजनल रोल की, तो बेटा ये जो थर्ड रोल है, मेन जो थर्ड रोल है ना एक मैनेजर का, वो है डिसीजनल रोल। तो बेटा व्हेन ए मैनेजर टेक्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस आफ्टर परफॉर्मिंग इंटरपर्सनल एंड इंफॉर्मेशनल रोल देन इट इज कॉल्ड डिसीजनल रोल। तो बेटा जैसे उसने इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल बेस्ड जो रोल अपने प्ले किए थे, उस रोल के बाद में वो कुछ डिसीजंस लेता है बेटा। तो इस तरह के जब वो डिसीजन लेना शुरू कर देता है या जो डिसीजन मेकिंग जो रोल होते हैं उन्हें ही हम एक मैनेजर का डिसीजनल रोल कहते हैं बेटा। एक मैनेजर डिसीजनल रोल लेते समय उसको अपने 4 रोल प्ले करने पड़ते हैं बेटा। तो उन चारों रोल्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा एक मैनेजर के डिसीजनल रोल में आने वाला जो फर्स्ट रोल होता है वो होता है बेटा एंटरप्रेन्योरियल रोल। When a manager plays the role of identifying various opportunities, threats, weakness and strength for his new business, then it is called entrepreneurial role of manager। तो बेटा एक मैनेजर अपने एंटरप्रेन्योरियल रोल में अपना जब भी वो नया बिजनेस शुरू करता है तो उस नए बिजनेस को शुरू करने में जो भी थ्रेट्स या खतरे आते हैं सामने, या जो उस नए बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, तो उन सभी चीजों को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। और जब वो इस तरह का काम करता है तो इसी काम को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरियल रोल। इसी तरह से यदि हम सेकंड डिसीजनल रोल की बात करें तो बेटा वो सेकंड है
द डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल। तो बेटा जैसा कि नाम से ही पता है कि व्हेन ए मैनेजर प्लेज रोल ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू रिजॉल्व इंपॉर्टेंट बट अनएक्सपेक्टेड, जिसे हम कह सकते हैं नॉन रूटीन टाइप जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो डिस्टर्बेंस होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बेटा डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस चला रहा होता है तो कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो इस तरह की जो डिस्टर्बेंस है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं बिजनेस को चलाने के दौरान, जिनको कि हम अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं, और उनको रिजोल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। तो बेटा इस तरह की डिस्टर्बेंस को करेक्ट करने का जब रोल प्ले करता है तो उसे हम बोलते हैं एक मैनेजर का डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल। अब बेटा ये भी देख लो कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, मतलब हम डेली प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे, अचानक जो प्रॉब्लम्स आती हैं फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो अपना रोल प्ले करता है, तो उसके दौरान वो प्रॉब्लम भी हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाती है कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बनाकर बता रखा है, स्ट्राइक्स वगैरह होना, कई बार जो लेबर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं स्ट्राइक पर उतर आते हैं ताकि वो अपनी डिमांड मैनेजमेंट के सामने रख सकें। ऐसे सेकंड है बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर हमने काम शुरू किया था, कई बार क्या होता है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है सामने वाले की कमी की वजह से। इसी तरह से शॉर्ट सप्लाई ऑफ पावर, कई बार क्या होता है बिजली गुल हो जाती है, बिजली ही चली जाती है, तो फिर प्रोडक्शन प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा बेटा। ऐसे म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, कई बार आपसी मतभेद भी होते रहते हैं। तो इस तरह की जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है उनका रिजोल्व भी उसको करना होता है बेटा इसमें। अब बेटा बात करते हैं डिसीजनल रोल में आने वाला जो थर्ड रोल होता है एक मैनेजर का, और वो होता है बेटा द रिसोर्स एलोकेशन रोल। When a manager plays the role of setting priorities of different resources for different departments, बिजनेस में क्या होते हैं बेटा जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को उन्हीं डिपार्टमेंट्स में बांटना जहां पर उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है या जरूरत उनको ज्यादा है। तो डिपार्टमेंट अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो ये रिसोर्सेज हैं किस डिपार्टमेंट को इनकी ज्यादा जरूरत है, तो वो उन रिसोर्सेज को उन्हीं डिपार्टमेंट्स को सप्लाई कर देता है बेटा। और इस तरह के रोल को हम क्या बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन रोल ऑफ मैनेजर। तो बेटा अब हमें ये जानकारी लेना बहुत जरूरी बन जाता है कि रिसोर्स को एलोकेट करते समय एक मैनेजर कौन से काम करता है। तो फर्स्ट है बेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर नीड ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले वो ये डिसाइड करता है कि भाई इन रिसोर्सेज की भविष्य में क्या मांग रहेगी, क्या कस्टमर्स इन रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा करेंगे, यदि इन रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा करेंगे तो उन रिसोर्सेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी बेटा। सेकंड है टू प्रिपेयर बजट्स फॉर रिसोर्सेज, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि जिस रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा बजट बनाया जाता है, और जिस रिसोर्सेज की डिमांड कम है उसके लिए बजट भी कम बनाया जाता है बेटा। अब बेटा लास्ट जो डिसीजनल रोल है ना एक मैनेजर का, उसको हम बोलते हैं द नेगोशिएशन रोल। तो बेटा नेगोशिएशन रोल में एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बिजनेस के इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स से अलग अलग तरह की किसी भी चीज को लेकर वो बार्गेनिंग करता है और डील्स फिक्स करता है। और जब भी वो बार्गेनिंग या डील करेगा इनसाइडर और आउटसाइडर पार्टी से, तो बेटा ये उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा जो बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में ही जाए। तो बेटा अब हम अगर बात करें कि इनसाइडर पार्टीज कौन सी होती हैं, तो बेटा इनसाइडर पार्टीज होती हैं एम्प्लॉयज और लेबर्स। बेटा आपने देखा होगा ना जब भी एक नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना हो या उसको अपॉइंट करना हो, तो उसके लिए बेटा एक मैनेजर उस एम्प्लॉय से सैलरी वगैरह के बारे में बात करता है, और वो कोशिश यही करता है कि सैलरी जितनी कम से कम दी जाए उतना ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचता है। इसी तरह से यदि हम आउटसाइडर पार्टीज की बात करें तो बेटा वो हैं सप्लायर्स वगैरह हैं, कस्टमर्स हैं। तो जब भी सप्लायर से वो रॉ मटेरियल परचेज करता है तो इसमें भी उसकी कोशिश यही रहती है कि वो उस मटेरियल के या रॉ मटेरियल के कम से कम प्राइस को पे करे ताकि एक बिजनेस को फायदा पहुंचे। तो इस तरह से बेटा हमने एक मैनेजरियल रोल में आने वाले जो सभी 3 तरह के रोल थे वो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। बेटा मैं चाहता हूं एक बार इन तीनों रोल्स को थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखो बेटा हमने मैनेजरियल रोल पर 2 वीडियो बनाए हैं, एक इससे पहले वाला और एक ये वाला वीडियो। बेटा पहले वाले वीडियो में मैंने इंटरपर्सनल रोल की बात की थी, जबकि इस वीडियो में मैंने बाकी जो 2 रोल हैं इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल, इन दोनों के बारे में बात की है।
बेटा आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो तीनों रोल है ना, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजन रोल, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब एक रोल पूरा होगा तभी दूसरा रोल कहीं जाकर पूरा होता है बेटा। वो कैसे पॉसिबल है, देखो मैं बताता हूँ। इंटरपर्सनल रोल में क्या करता है बेटा, वो अपने जो इनसाइडर्स हैं और जो आउटसाइडर्स हैं उनके साथ में फ्रेंडली एटीट्यूड अपनाता है, फ्रेंडली तरीके से बातें करता है। और इंफॉर्मेशनल रोल तभी अचीव होगा क्योंकि यदि आपने इंटरपर्सनल रोल में लोगों के साथ में फ्रेंडली बातें की हैं तो आप बड़े प्यार से उनसे हर तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इसी तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई तो उन इंफॉर्मेशंस को वो अलग अलग डिपार्टमेंट पे बांटता है और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही हम सही ढंग से डिसीजन ले पाते हैं। यदि हमारे पास में राइट इंफॉर्मेशन है तो उस करेक्ट या राइट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो डिसीजन भी बेटा अपने राइट होंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी आपको मैनेजरियल रोल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है तो आप तुरंत मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। और हाँ बेटा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है और कंटिन्यू आप इस तरह के वीडियोस आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लाना पसंद करेंगे तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैनेजरियल लेवल के बारे में बात करने वाले हैं बेटा आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहां के एम्प्लॉयज को आपस में बात करते हुए सुना होगा कि भाई किस किस की सुने, इस मैनेजर की सुने, फिर उससे ऊपर वाले मैनेजर की सुने और फिर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो असली मालिक है उसकी सुने। तो इसी तरह का कुछ कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज के बीच में चलता रहता है। तो वो भी बेचारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई एक की डांट सुन लिए तो फिर उससे जस्ट ऊपर वाले मैनेजर की डांट सुनेंगे। तो बेटा कुछ इसी तरह के हर ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैनेजरियल लेवल किसे कहते हैं। यदि बेटा हम मैनेजरियल लेवल की मीनिंग की बात करें तो बेटा इसकी मीनिंग कुछ इस तरह से है, लेयर्स ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मैनेजरियल लेवल। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने वालों की जो पोजीशन होती है ना, उनकी लेयर्स को, उनकी परत को या फिर उनके ओहदे को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजरियल लेवल। भाई कहने का मतलब ये है कि मैनेजरियल लेवल्स आर द चेन ऑफ द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अधिकार और उसके जो जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, उनको लेकर एक चेन बना दी जाती है कि भाई आपके अधिकार यहाँ तक सीमित हैं और आपकी जिम्मेदारियां इस प्रकार की होंगी। तो इस तरह की जो लेयर्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजरियल लेवल्स बोलते हैं बेटा। अब अगर हम बेटा बात करना चाहें कि जो ये मैनेजरियल लेवल होते हैं ना, उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, तो बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल लेवल को 3 लेवल में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला जो मैनेजर लेवल होता है उसको हम बोलते हैं टॉप लेवल, फिर उससे नीचे वाले को मिडिल लेवल और उससे जस्ट सबसे नीचे वाला जो मैनेजरियल लेवल होता है उसे हम बोलते हैं बेटा लो लेवल। तो ध्यान रखिएगा बेटा, टॉप लेवल को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी बोल सकते हैं और मिडिल लेवल को हम एग्जीक्यूटिव लेवल भी बोल सकते हैं। लो लेवल को हम और 2 नामों से बोलते हैं बेटा, और वो है सुपरवाइजरी लेवल एंड फर्स्ट लाइन लेवल। तो बेटा ये जो तीनों लेवल हैं, जो मैनेजरियल लेवल की जो तीनों कैटेगरीज है ना बेटा, इनके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ाई करेंगे बेटा। तो उम्मीद है बेटा जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप मेरी बताई गई सभी चीजों को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। तो चलिए बेटा अब आगे शुरुआत करते हैं। मैनेजरियल लेवल का जो सबसे टॉप लेवल होता है या जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं, तो बेटा ये लेवल होता क्या है। तो बेटा अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो इसमें लिखा हुआ है, द मैनेजर्स हु आर ऑनर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजर्स। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला, बिजनेस को नई शुरुआत से चलाने वाला और एक्चुअल में बिजनेस का जो रियल ओनर होता है, असली जो मालिक होता है, जो कि उस बिजनेस की सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि उस पूरे बिजनेस का दारोमदार या उसकी जिम्मेदारी जिस मैनेजर पर होती है, तो उसे हम बेटा बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। तो बेटा ऐसे कुछ फीचर्स देखें ना, अगर इसको थोड़ा सा और बारीकी से हम देखना चाहें कि टॉप लेवल मैनेजर एक्चुअल में होते क्या है, तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है फीचर का, वो हमें देखना होगा बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये है बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं ना, उनमें जो हाईएस्ट टॉप लेवल पर जो लोग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, टॉप लेवल मैनेजर्स। सेकंड है, दिस इज द सेंटर ऑफ अथॉरिटी। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्डर देने होंगे, तो जितने भी तरह के ऑर्डर दिए जाते हैं उनमें जो मेन ऑर्डर्स होते हैं ना बेटा, वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के। थर्ड है बेटा, दीज मैनेजर्स गिव मोर टाइम टू प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन।
बेटा टॉप लेवल मैनेजर में जितने भी मैनेजर लोग आते हैं ना, तो बेटा इस तरह के जो मैनेजर हैं वो अपना ज्यादातर समय बिजनेस के लिए प्लानिंग बनाने में और जितने भी काम चल रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मशीनरी काम कर रही हैं, तो उन सभी में कोऑर्डिनेशन बैठाए रखना इनका मेन काम होता है बेटा। अब अगर हम बात करें बेटा कि टॉप लेवल मैनेजर्स में किस तरह के मैनेजर्स को इंक्लूड किया गया है, तो बेटा आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में अप साइड जो कॉर्नर है उसमें मैंने अच्छी तरह से एक चार्ट बना रखा है। तो उसमें बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जीएम, जनरल मैनेजर और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो इस तरह के जो मैनेजर्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स में हम इंक्लूड करते हैं बेटा। बेटा एक बात तो दिमाग में आ रही होगी आपके कि भाई टॉप लेवल मैनेजर्स की मीनिंग भी समझ गए, इस तरह के जो मैनेजर्स होते हैं उनको हम टॉप लेवल मैनेजर बोलते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स के एग्जांपल भी देख लिए, तो हमारे दिमाग में ये चीज जरूर आ रही होगी कि भाई टॉप लेवल मैनेजर के जो मैनेजर्स होते हैं आखिरकार वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं। तो बेटा बस अपना अगला टॉपिक यही होने वाला है कि टॉप लेवल मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बेटा यदि हम टॉप लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस की बात करें तो उनका जो पहला काम होता है टू डू प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, स्मूथली फंक्शनिंग करने के लिए बेटा वो प्लानिंग करते रहते हैं। सेकंड काम होता है टू मेक स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और जिस भी बिजनेस को वो रन कर रहे हैं या चला रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, स्ट्रेटजीज होंगी, रणनीतियां जो बनानी पड़ती हैं, वो सब काम बेटा टॉप लेवल वाले मैनेजर करते हैं। थर्ड है बेटा टू मेक डिपार्टमेंटल बजट्स, और बेटा टॉप लेवल मैनेजर ये भी डिसाइड करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके लिए कौन सी किस तरह का बजट बनाया जाए, यानी कि किस डिपार्टमेंट को ज्यादा बजट देना है या किस डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने हैं और किसके लिए कम खर्च करने हैं। तो ये जो डिसीजन होता है ना बेटा, ये भी टॉप लेवल मैनेजर वाले लोग ही लेते हैं। फोर्थ है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, और जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें जो काम हो रहा है, एक्टिविटीज चल रही हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन का काम भी टॉप लेवल मैनेजर वाले लोग ही करते हैं बेटा। फिफ्थ है बेटा टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज, वर्कर्स, लेबर्स, डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स लोग होते हैं, तो वो जितने भी तरह के काम कर रहे होते हैं तो उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, उनको सही काम करने के लिए दिशा निर्देश देना, ये भी काम बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स का ही होता है। सिक्स्थ है बेटा टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी इन एम्प्लॉयज, और बेटा जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनकी लगातार एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट करना भी टॉप लेवल मैनेजर्स की ही जिम्मेदारी होती है, और इसके लिए बेटा टॉप लेवल जो मैनेजर है समय समय पर इन एम्प्लॉयज, वर्कर्स, लेबर्स को ट्रेनिंग देती रहती है। 7 पॉइंट है बेटा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन किसका है? टॉप लेवल मैनेजर वालों का है, क्योंकि सारा का सारा जो पैसा है किन्होंने लगाया? टॉप लेवल वाले मैनेजर्स ने। तो जाहिर सी बात है बेटा, जितनी भी चीजें उन्होंने खरीदी हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, तो उनकी सुरक्षा करना भी, उनको प्रोटेक्ट करना भी उनकी जिम्मेदारी है, और समय समय पर वो अपने फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग को समय समय पर जांचते रहते हैं कि भाई क्या कमी इसमें आ गई, और समय समय पर उसमें जो सुधारात्मक कार्रवाई होती है वो करते रहते हैं बेटा। अब अगर बेटा हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजर्स की, जिनको कि हम एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर्स भी बोलते हैं, तो बेटा ये एक्चुअल में होते क्या है? भाई सिंपल से वर्ड्स में तो यही है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं ना, वो टॉप लेवल के मैनेजर्स के द्वारा बनाई गई प्लानिंग, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज और जो भी ऑर्डर होता है वो ऑर्डर नीचे के लेवल यानी कि लो लेवल वाले जो मैनेजर्स है ना, उनको वो ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पर नीचे कॉर्नर में ये फोटो दिख रही है ना, तो जो बीच में जो बंदा बैठा है वो बेटा मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर से जितने भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, वो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको वो ट्रांसफर करते हैं बेटा। अब अगर बेटा मिडिल लेवल मैनेजर्स की मीनिंग के बारे में बात करें तो बेटा ये कुछ इस तरह से है: ऑल द डिपार्टमेंटल और ब्रांच मैनेजर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर देयर डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस आर कॉल्ड मिडिल लेवल और एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर्स। तो बेटा जितने भी डिपार्टमेंटल और ब्रांच मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो बेटा देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं या डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स होते हैं, जो कि अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो निभाते हैं और अपने डिपार्टमेंट की फेलियर और सक्सेस दोनों के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो ऐसे मैनेजर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल लेवल मैनेजर्स बोलते हैं।
अब अगर बेटा हम बात करें कि मिडिल लेवल मैनेजर में कौन कौन से या किस तरह के मैनेजर्स को इंक्लूड किया गया है, तो बेटा उसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर, हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। प्लांट मैनेजर, प्लांट का मतलब होता है बेटा एक छोटी सी जगह होती है, उसमें अलग तरह के काम चलते हैं, तो भाई उसको बोल देते हैं प्लांट मैनेजर। भाई इस प्लांट पर जो काम करने वाले लोग हैं उन पर निगरानी रखने वाला जो मैनेजर होगा वो क्या होगा बेटा, प्लांट मैनेजर। ऐसे एरिया मैनेजर एरिया वाइज वगैरह अपने काम को एक ऑर्गेनाइजेशन बांट देता है, तो हर एरिया का जो मैनेजर होता है वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है बेटा। ऐसे ऑपरेशन मैनेजर, तो बेटा इस तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि हम मिडिल लेवल मैनेजर में इंक्लूड करते हैं बेटा। अब बेटा यदि बात करें फंक्शंस की, मतलब मिडिल लेवल जो मैनेजर्स हैं वो क्या काम करते हैं आखिरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेटा फर्स्ट है टू एक्सप्लेन पॉलिसी एंड प्लान्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स टू द सबऑर्डिनेट। तो बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स ने जितनी भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस और जो प्लान बनाए हैं उन पॉलिसीज और प्लान्स को जो नीचे सबऑर्डिनेट या लो लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको वो समझाते हैं। सेकंड बेटा टू गिव इंस्ट्रक्शन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी। तो मिडिल लेवल जो मैनेजर के लोग होते हैं ना बेटा, उनका काम ये होता है कि टॉप लेवल मैनेजर ने जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनाती है तो उसको कैसे काम करवाना है नीचे लेवल वाले मैनेजर से, उसके लिए वो कुछ इंस्ट्रक्शंस लो लेवल वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनको वो देते हैं बेटा। थर्ड है टू ट्रेन एंड डेवलप द लो लेवल मैनेजर, और जो लो लेवल मैनेजर हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, ये सारे काम भी बेटा मिडिल लेवल मैनेजर्स के होते हैं। फोर्थ है बेटा टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। अब क्योंकि आपको पता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स में कौन से मैनेजर शामिल होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर। हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, वो बेटा मिडिल लेवल मैनेजर्स में इंक्लूड होता है। तो बेटा सीधी सी बात है, अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज की जा रही है वहां के एम्प्लॉइज के द्वारा उन एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना और समय समय पर उनको गाइड देना। फिफ्थ पॉइंट है बेटा टू टेल कंप्लेंट्स ऑफ लो लेवल टू द टॉप लेवल मैनेजर्स। और लो लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, मिडिल लेवल से नीचे के जो होते हैं लो लेवल वाले मैनेजर्स, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं या जो भी सजेशंस हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स को बताते हैं। सिक्स्थ है बेटा टू कोऑर्डिनेट अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट, और उनके डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनमें तारतम्यता बिठाए रखते हैं, तालमेल बिठाना भी इनका एक काम होता है। और सेवंथ है बेटा टू सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू द टॉप लेवल मैनेजर्स, और जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो समय समय पर वो सबमिट करवाते रहते हैं। तो बेटा इस तरह से ये 6-7 पॉइंट में मैंने मिडिल लेवल मैनेजर्स के जितने भी काम होते हैं वो आपको बता दिए बेटा। अब बात करते हैं बेटा लो लेवल मैनेजर्स की, जिनको कि हम सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हैं या फर्स्ट लाइन लेवल मैनेजर्स भी कह सकते हैं। तो बेटा इसकी अगर हम मीनिंग देखें तो वो है द मैनेजर्स हु कीप इन टच डायरेक्टली विद एम्प्लॉइज एंड लेबर्स and are responsible for day-to-day functioning of organization are called low level managers। तो बेटा लो लेवल मैनेजर में ऐसे मैनेजर शामिल होते हैं जो डायरेक्टली वहां की जो वर्क फोर्स है या जो एम्प्लॉयज और वर्कर्स और लेबर्स हैं उनके डायरेक्टली वो टच में रहते हैं, और दिन प्रतिदिन का जो भी काम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको सक्सेसफुली करना, इसकी जिम्मेदारी भी लो लेवल मैनेजर्स की होती है बेटा। तो बेटा लो लेवल मैनेजर्स में सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर, शिफ्ट सुपरवाइजर, फोरमैन, तो इस तरह के लोगों को हम लो लेवल मैनेजर में इंक्लूड करते हैं बेटा। तो बेटा ये जो सुपरवाइजर्स, लाइन मैनेजर, शिफ्ट सुपरवाइजर या फोरमैन, ये 4 तरह के जो लो लेवल वाले मैनेजर मैंने बताया ना बेटा, तो बेटा इनके नीचे क्या है कि 10-15 लोग काम कर रहे होते हैं, और इनका काम केवल इतना ही होता है कि जो भी 10-15 या 20 लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से काम करें और अपना रिजल्ट बढ़िया निकालें। तो इनका काम होता है उन 10-15 या 20 लोगों पर निगरानी रखना होता है बेटा। अब अगर बेटा लो लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस की बात करें, भाई सीधी सी बात है, जो लो लेवल मैनेजर्स हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं, हमने टॉप लेवल मैनेजर्स के फंक्शन को भी देख लिया, हमने मिडिल लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस को देख लिया। अब बात करते हैं बेटा कि लो लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के काम करते हैं। उसमें फर्स्ट बेटा टू मेक डे टू डे प्लान्स, हर दिन का जो भी नया प्लान होगा वो बनाना भी जिम्मेदारी किसकी है बेटा, लो लेवल मैनेजर्स की। रोजाना एक नया प्लान बनता है कि भाई इस रूटीन से हमें ये काम करना होगा आज। इसी तरह से सेकंड पॉइंट की बात करें तो बेटा वो है टू असाइन जॉब्स टू द एम्प्लॉयज एंड लेबर्स, और रोजाना एम्प्लॉयज और लेबर्स जो काम करने आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको उनके काम बताना कि भाई आज आपको बैठकर इस तरह का काम करना है। थर्ड टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स एंड करेक्ट देम, और जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को समय समय पर चेक करना, और जहां कहीं भी बेटा उनको गलती नजर आए तो उसको करेक्ट करना।
फोर्थ है बेटा टू गिव ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, और जो नए नए वर्कर्स आते हैं, लेबर्स आते हैं या एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम काम करने आते हैं, तो उनको डायरेक्टली पोस्ट देने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग भी बेटा लो लेवल मैनेजर्स ही उन एम्प्लॉइज को देते हैं। फिफ्थ है बेटा टू अरेंज नेसेसरी मटेरियल्स, और जो भी जिस तरह के भी मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे मशीनरी हुई, टूल्स वगैरह हुए, एक्सेसरीज वगैरह हुए, तो ये छोटे मोटे जो आइटम्स होते हैं वो डे टू डे फंक्शन के दौरान इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, तो ये भी बेटा वो अरेंज या अवेलेबल करवाते हैं। सिक्स्थ है टू मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन, और जिन भी एम्प्लॉइज के ऊपर वो काम कर रहे हैं तो वहां पर बेटा जो वर्किंग कंडीशन है वो सही रहे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो, टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहे, और वहां पर मतलब सफोकेशन वाला माहौल न बने। तो ये जो डे टू डे के वर्किंग कंडीशंस हैं इनको अच्छा बनाए रखना भी बेटा लो लेवल मैनेजर्स का काम होता है। यदि इसी तरह से हम 7th पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा टू मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और भाई जब भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनको कहीं अचानक कोई चोट न लग जाए, तो उस चोट से बचने के लिए सेफ्टी के लिए जो भी चीजें देनी होती है वो देना भी काम बेटा लो लेवल मैनेजर्स का ही होता है। 8th पॉइंट है टू इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स, और जो भी वास्तव में काम करने वाली जो वर्कफोर्स है उनके साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान करना। 9th है टू ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स टू द वर्कर्स, और बेटा सीधी सी बात है, टॉप लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजर्स ने जिस भी तरह के इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स दिए हैं बेटा, वो ऑर्डर्स वो वर्कफोर्स या जो वहां पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उन तक वो ट्रांसफर करते हैं। 10th है बेटा टू एंश्योर द मिनिमम वेस्टेज एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, और बेटा जो लो लेवल मैनेजर्स ही वो मैनेजर्स हैं जो ये एंश्योर करते हैं, जो ये मतलब फिक्स कर देते हैं जितने भी वेस्टेज होंगे वो बहुत कम मात्रा में हो, और हो सकता है तो वेस्टेज हो ही नहीं, और जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उनमें क्वालिटी मेंटेन रहे। 11th पॉइंट है बेटा टू सेंड पीरियोडिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट टू हाई लेवल मैनेजर्स, और जो लो लेवल मैनेजर से ऊपर वाले जो मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको पीरियोडिकली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मतलब जमीनी या धरातल स्तर पर जो काम हो रहा है उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन टॉप और मिडिल लेवल मैनेजर्स को वो पहुंचाते हैं। और लास्ट जो इनका फंक्शन है बेटा वो है टू गाइड वर्कर्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और जो एक्चुअल वहां पे काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज, वर्कर्स या लेबर्स जो भी हैं, तो बेटा उनको वो समय समय पर गाइड भी करते हैं, और उनकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है उनको तुरंत वो सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। तो बेटा इस तरह से मैनेजर्स के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल वो होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के मालिक होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स वो होते हैं जो टॉप लेवल वालों ने जो भी पॉलिसी या प्लान बनाए हैं उनको लो लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाना, और लो लेवल मैनेजर्स वो लोग होते हैं बेटा जो एक्चुअल जो वर्कफोर्स है उनके टच में रहते हैं, और जो भी वो काम कर रहे हैं उनके काम पर वो निगरानी रखते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूं आज का ये जो वीडियो था आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर बेटा समझ में आ गया है और आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन पसंद आया तो बेटा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।